हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। यानी कि देखो, अब सभी ने अपना कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ मंजिल डिसाइड करी होगी कि हमने ये अचीव करना है, XYZ थिंग हमने अचीव करनी है। ठीक है, तो आप अपने टारगेट के प्रति चाहे धीरे चलें चाहे फास्ट चलें, जब तक आप रुक नहीं ना रहे अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले, तब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस दिन आप टारगेट के प्रति चलने के लिए आप रुक गए, उस दिन आपकी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो चाहे स्लो करो चाहे फास्ट करो, प्रोग्रेस होनी चाहिए। हर दिन पिछले दिन से बेहतर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL मेंस। The year began on a calamitous note with reports that temple town of Joshimath in the Chamoli district of Uttarakhand was sinking। हमें पता है ना, साल की शुरुआत में भी कुछ वीडियोस और कुछ क्लिप्स वहाँ से देखने मिली थी जोशीमठ से, कि वहाँ की ज़मीन जो है वो धंस रही है। काफ़ी सारे घरों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और एक साइड का हिस्सा थोड़ा धंस चुका है, दूसरी साइड का भी उसी समतल जगह पर है जहाँ पे पहले था। ठीक है, तो ये कैलामिटस यानी कि विनाशकारी हमें एक नोट मिला साल की शुरुआत में ही कि जो टेम्पल टाउन है जोशीमठ का, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वो सिंक हो रहा है। सिंक मतलब डूब रहा है। एंड दैट क्रैक्स हैड अपीयर्ड ऑन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स। और बड़ी बड़ी दरारें, क्रैक्स जो हैं वो चाहे रेजिडेंशियल यानी कि रिहायशी घर हो या फिर कमर्शियल ढांचे हों, दुकानें या बिल्डिंग, सब जगह पे वो क्रैक्स देखने मिल रहे हैं। दिस prompted a humanitarian crisis with people fleeing and taking refuge in tents and open spaces। तो इससे क्या हुआ, इससे एक क्राइसिस पैदा हो गया। क्या क्राइसिस? कि लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा और उनको टेंट्स में जाके शरण लेनी पड़ी, क्योंकि घर तो अब उनके इस तरीके के हो गए कि कभी भी ढह सकते हैं। ठीक है, या फिर ओपन स्पेसेस में उनको जाके रहना पड़ा। Fearing that their homes would crumble। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर था कि उनके घर जो है टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे और उसके नीचे कहीं वो भी ना दब के मर जाए। Approximate reason for the acceleration in the fissures and cracks was attributed to tunneling activities from the Tapovan Vishnugarh power project being developed by the National Thermal Power Corporation। बोल रहे हैं इसका जो माना जा रहा है कि पॉसिबल कारण, पॉसिबल रीज़न जो है किस चीज़ का, ये जो तेज़ी आई है वहाँ पे दरारों में, क्रैक्स में, वो माना गया जो टनल बनाने का कार्य चल रहा है, किसके लिए? तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट के लिए। किसके द्वारा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा टनल बनाने का काम चल रहा है, उसके द्वारा ये घरों में दरारें आना जो देखा गया है वो माना जा रहा है कि उसकी वजह से ये आई हैं। There were also concerns on whether groundwater depletion or increased urbanization that encouraged faulty construction had reached a point from which disasters had become inevitable। बोल रहे हैं कुछ ऐसे भी चिंता वाली बातें सामने आई हैं कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर क्या होता है? हमारी ज़मीन की सतह के नीचे ना वाटर टेबल होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर। तो वो पानी पूरी धरती के नीचे है, हर जगह पर होता है, जिसकी वजह से जब आप कुआं खोदते हैं या बोर खोदते हैं तो वो ग्राउंड वाटर ही आपको ऊपर पीने को मिलता है। तो क्या होता है, जब बारिश आती है तो ये ज़मीन के ऊपर बारिश पड़ रही है तो बारिश का काफ़ी सारा पानी पहाड़ी इलाकों में तो बह जाता है, बट क्या होता है, काफ़ी सारा पानी जो है वो रच जाता है ज़मीन में। कई बार आपने देखा थोड़ी बारिश होती है तो वो ज़मीन एकदम से सोख लेती है, वो कहाँ जाता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वो पत्थरों की उन लेयर से रिस के पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल जो है वापस रिन्यू हो जाता है। तो अगर हम इस ग्राउंड वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमने पाया है कि ग्राउंड वाटर के जो टेबल है उसमें भी कमी आ रही है धीरे धीरे। अब इंसान इतनी ज़्यादा चीज़ों का खनन कर रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ों का दोहन कर रहा है कि ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर से भी हम पानी निकालना इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि उसमें भी अब कमी आ चुकी है। ठीक है, और बारिश इतनी ज़्यादा कारगर नहीं हो रही, पानी ज़्यादातर बह जाता है, वापस समुद्र में चला जाता है, तो वो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा।
ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये चिंता सामने आई है कि क्या जो डिप्लीटिंग यानी कि ग्राउंड वाटर के लेवल में कमी आई है, क्या उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो अर्बनाइजेशन यानी कि रूरल डेवलपमेंट से हटके हम अर्बन यानी कि शहरीकरण जो हो रहा है वो बढ़ा है, क्या उसकी वजह से फॉल्टी कंस्ट्रक्शन यानी कि खराब कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से हम ऐसे स्तर तक पहुंच गए हैं कि अब ये डिजास्टर्स जो है ये टाले ना जा सकने वाले हो गए, अनअवॉइडेबल हो गए हैं। ठीक है, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। To address all these, the Uttarakhand State Disaster Management Authority had commissioned 8 reputed institutions to study the land subsidence phenomenon from मल्टीपल एंगल्स। तो इसको समझने के लिए, इस परेशानी से डील करने के लिए उत्तराखंड के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक टीम का गठन करा, कमीशन करा मतलब गठन करा, और किसकी 8 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की यानी कि बड़ी बड़ी संस्थानें, रेप्यूटेड संस्थानें उनकी 8 संस्थाओं की एक टीम बनाई, कमेटी बनाई, जो कि लैंड सब्सिडेंस यानी कि भूमि की सतह से निचला जो हिस्सा है उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रभाव हो रहा है सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर, इन चीज़ों को स्टडी करे अलग अलग एंगल से कि क्या ग्राउंड वाटर टेबल में कमी आई है, क्या उसकी वजह से कोई परेशानी आ रही है ज़मीन की गुणवत्ता के ऊपर, क्या हम जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से कोई परेशानी आ रही है, किन बातों की वजह से ये वहाँ पे जोशीमठ में ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको अलग अलग एंगल से स्टडी करें। सरप्राइजिंगली it banned the public dissemination of information from scientists involved with the institutions on the ground that satellite imagery pictures from Indian and international sources of the subsurface in Uttarakhand were aggravating panic and that information was to be shared only after it was cleared by the center। बोल रहे हैं बड़ी लेकिन हैरान करने वाली बात, उन्होंने कमेटी बनाई। अभी तक क्या होता है, कोई भी कमेटी होती है उसकी रिपोर्ट जैसे ही कुछ भी डेवलपमेंट होता है रिपोर्ट उनकी सामने आती है, लेकिन इस कमेटी को बोला गया कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं बताएंगे। ठीक है, और ख़ास तौर पे तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि आपको सेंटर से मंजूरी नहीं मिलती, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो सैटेलाइट इमेजेस चाहे इंडियन चाहे इंटरनेशनल सोर्सेज से सरफेस हुई हैं उन्होंने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो वो केंद्र की मंजूरी के बाद में ही होगी, ये उन्होंने बोला। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। द नेट रिजल्ट of this is that despite reports of all institutions being available for months, it took a strong rebuke from the High Court of Uttarakhand last week for the state authorities to make this information public। बोल रहे हैं तो इसका मिला जुला असर ये हुआ कि हालांकि ये रिपोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस के पास में महीनों से पड़ी हुई हैं, उन्होंने महीनों पहले ही अपनी रिपोर्ट्स जो हैं केंद्र को दे दी या डेवलप कर ली, अपनी रिपोर्ट्स जो भी स्टडी करनी थी वो कर ली, फिर भी अब क्या करा कि इनको हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट से फटकार पड़ी, तब जाके इनको ये एहसास हुआ कि हाँ हमने ये रिपोर्ट अब इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक को भी बतानी है या अथॉरिटीज़ को आगे इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ में शेयर करनी है। और कब किया ये? पिछले हफ्ते उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद में स्टेट अथॉरिटीज़ ने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने का डिसीजन लिया। ठीक है, अब देखो हम जनता के लिए यही चीज़ कर रहे हैं, जनता के लिए रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, है ना। उनको अगर हम टाइम से इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आप बताओ कि क्या फ़ायदा उन रिपोर्ट्स का। अगर हज़ारों लोग अपने अपने घरों में दब के मर जाएं तो उससे कोई फ़ायदा होगा उन रिपोर्ट्स का? नहीं ना। Though these reports are technical, they reiterate what has been known about the risks underlying infrastructure development in Uttarakhand। बोल रहे हैं हालांकि ये रिपोर्ट्स जो हैं काफ़ी टेक्निकल हैं, फिर भी उन्होंने दोबारा से उसी बात के ऊपर जोर दिया है कि जो ये रिस्क है उन उत्तराखंड में, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है पहाड़ी इलाकों में उसकी वजह से है। ठीक है, The Central Building Research Institute, Roorkee, for instance, pointed out that 99% of the construction in the region did not comply with the mandatory building codes। बोल रहे हैं कि the Central Building Research Institute, Roorkee है, उसने
जैसे कि उदाहरण के तौर पे उसने बताया कि जो 99% कंस्ट्रक्शन हुई है इस इलाके में वो वहाँ के अकॉर्डिंग जो एक मैंडेटरी बिल्डिंग कोड्स है उसके अनुसार नहीं हुई है, कि नींव मजबूत, नींव इतने फुट गहरी नींव देनी चाहिए, या फिर 2 मंजिला से ऊपर आप इमारत नहीं उठाएंगे, या फिर कितने पिलर्स लगाने चाहिए, अगर इतना 2400 स्क्वायर फुट है या 3000 स्क्वायर फुट है तो उसमें कितने पिलर्स होने चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए बिल्डिंग की। ये सब चीज़ें कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स होते हैं जो बेसिकली भूकंप वाले इलाके में, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उस इलाके में हर इलाके के अलग अलग तरीके के कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो वहाँ का 99% कंस्ट्रक्शन जो है वो इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। द नेशनल इंस्टीट्यूट, अब बताओ कि कोई एक आप लोगों ने अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया तो क्या आप लोगों ने वो नक्शा आर्किटेक्ट से बनवाया? नहीं ना, मम्मी पापा के दिमाग में जैसे जैसा डिज़ाइन आया या किसी का उन्होंने देखा, किसी रिश्तेदार का देखा, उन्होंने लोकल जो भी मिस्त्री थे उनके अकॉर्डिंग उनसे बनवा लिया। ठीक है, कौन इतना लिखा पढ़ी करता है, कौन इतना ज़्यादा वो चीज़ें देखता है कि भाई हाँ ये चीज़ें फॉलो हुई नहीं हुई, नहीं देखते ना आम जनता, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हमारे गांव के लोग या कम पढ़े लिखे लोग या फिर शहरों में भी रह रहे हैं बट नहीं इतना अवेयरनेस है। जब तक उनको अवेयरनेस नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ होती है स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। अब कोई छोटे बच्चे को पता होगा कि कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स होते हैं तो वो अपने घर जाके बता पाएगा कि मम्मा पापा आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर इसके लिए ना कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स होते हैं। तो पेरेंट्स भी हो सकता है सोचेंगे कि भाई अच्छा हमारा बच्चा बात कर रहा है इस बारे में तो चलो पता करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको बताएंगे ही नहीं, हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी। आप में से कितने लोगों को पता है कि बिल्डिंग की हाइट, फर्स्ट फ्लोर की हाइट और सेकंड फ्लोर की हाइट में डिफरेंस होता है जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है? पता है किसी को? नहीं पता ना। ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मल सेम हाइट पे ही बनाई जाती है, जबकि इसमें भी एक मैंडेटरी कोड है जो कि ये कहता है कि शायद फर्स्ट फ्लोर की हाइट जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, सेकंड फ्लोर की कम होती है। कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जब तक बताए नहीं जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाएंगे, लोगों को नहीं पता चलेंगे। तो 99% कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होना ये दिखाता है कि हमारी अभी तक की केवल बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी करंट में सरकार है उसकी गलती नहीं है, क्योंकि सारी कंस्ट्रक्शन करंट सरकार के दौरान में नहीं हुई, सदियों से कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। तो जितनी भी सरकारें रही हैं सभी की विफलता है, सभी की कमी है कि वो जनता को इस बारे में अवेयर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई बाढ़ का पानी घरों तक आ गया बढ़ती कंस्ट्रक्शन की वजह से। भाई आप अवेयर करो ना लोगों को कि भाई इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ना करें, या फिर उनको सोल्यूशन बताओ कि यहाँ नहीं करें तो कहाँ करें। राइट, तो जब तक उनको सोल्यूशन नहीं बताएंगे, आप बोल देंगे कि यहाँ मत करो, लेकिन यहाँ नहीं करें तो कहाँ करें। तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। कभी भी कोई भी डेवलपमेंट, हम एरिया को डेवलपमेंट के अंदर लेके जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़े और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाने चाहिए। The National Institute of Hydrology, Roorkee, in its report said that the network of springs, drainage systems and area of subsidence may influence land subsidence and there was a need to monitor them. फिर वहीं एक दूसरी रिपोर्ट आई किसके द्वारा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो स्प्रिंग्स का नेटवर्क है, स्प्रिंग्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे तालाब वगैरह होते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। द नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स और फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है एंड द एरिया ऑफ सब्सिडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हमारा लैंड का सब्सिडेंस है उसको प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, उसको प्रभावित कर रही हैं और हमें इन तीनों चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये उन्होंने कहा कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल द 10 years जियोलॉजी मेड सिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिस्की, बोल रहे हैं। और ओवरऑल ये है कि यहाँ की कमज़ोर जो जियोलॉजी है, यानी कि ज्योग्राफी जो यहाँ की कमज़ोर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पेड़ों को हटाओगे तो डेफिनेटली ज़मीन पतली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और वो खिसकेगी ही खिसकेगी। तो यहाँ की जो कमज़ोर जियोलॉजी है उसने इस इलाके में शहरीकरण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स को रिस्की बना दिया है एंड स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स वर नेसेसरी टू मिनिमाइज द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड अ लॉस ऑफ लाइव्स। बोल रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट
टाउन प्लानिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लानिंग अच्छे से करो, है ना, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के सही तरीके जो है वो इख्तियार करने पड़ेंगे, जिनकी वजह से इस तरीके के रिस्क जो है एक्सीडेंट से या फिर लॉस ऑफ लाइफ के जो रिस्क हैं इनको कम से कम किया जा सके। अगर आप लोग 1990s के या 80s या 90s या 2000 के अराउंड बॉर्न है तो आप सबने देखा होगा कि पहले कुछ एडवर्टीजमेंट्स आती थी कि भूकंप इलाके के ये स्केल्स थे कि ये 5 जोन में आता है, 6 जोन में आता है। फिर उसमें वो घर का कंस्ट्रक्शन भी बताते थे कि खिड़कियां इस लेवल पे होनी चाहिए, बिल्डिंग की हाइट इस लेवल पे। अब आपको क्या वो एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे देखने मिलती हैं? नहीं मिलती ना, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत कम हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में, इसलिए लोगों को पता भी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत यही होगी कि इन चीज़ों के बारे में स्ट्रिक्ट प्लानिंग की जाए। ओके, while there is a legitimate case for ensuring that citizens in the hill states are not denied basic amenities and opportunities for material advancement, बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल वैध बात है कि वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनके इलाके में कुछ मटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट हो, यानी कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, इससे उनको वंचित ना रखा जाए। तो लाजमी है, it is incumbent upon governments to take hard decisions that are sustainable as against those that are aimed to score in the next election, बोल रहे हैं। तो ये अब अनिवार्य है, किसी भी गवर्नमेंट की अनिवार्यता है कि वो सख्त डिसीजंस ले जो कि सस्टेनेबल हो या कि सख्त हो एज अगेंस्ट दोस, बजाय कि उन डिसीजंस के जो कि एम टू स्कोर, जो कि अगले इलेक्शंस में केवल अच्छे आंकड़े लेने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्शन स्कोर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, उन फैसलों से हट के उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो कि सस्टेनेबल हो। ठीक है, A necessary step is in ensuring that information on the risks of widely disseminated बोल रहे हैं। सबसे मेजर तो स्टेप यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए एंड कम्युनिकेटेड इन अ वे दैट इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पब्लिक लाइफ। इस तरीके से लोगों की तरफ वो भेजी जाए इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से उनको बताई जाए कि वो उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन जाए कि भाई अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, अगर हम यहाँ पे इतना गहरा गड्ढा खोदेंगे तो ज़मीन इतनी ढीली हो जाएगी या फिर ज़मीन को इतना नुकसान होगा और फिर इससे हमारे घर को ये नुकसान होगा। तो उनको ये उनकी मॉरल थिंकिंग में होनी चाहिए बात उनकी। जैसे होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा या मेरा नुकसान क्या होगा, तो वैसे ही इंसान के जहन में ये बात होनी चाहिए, लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो अगर नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका फ़ायदा नुकसान होगा। ये नहीं कि केवल वो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थोप दे। बट अगेन सारी चीज़ें फिर पब्लिक अवेयरनेस की हैं, अवेयरनेस कैंपेन तो चलाने ही पड़ेंगे, वही एकमात्र सोल्यूशन है लोगों को जागरूक करने का। जब हम इस हद तक लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पोलियो, जिसमें हिंदुस्तान इतनी बुरी तरीके से पिछड़ा हुआ था, उसके केसेस अब 0 हो चुके हैं, हिंदुस्तान को हमने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? कैंपेन्स की मदद से ही हुआ है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, कोरोना के दौरान हमने इतना प्रभावी कैंपेन चलाए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया कि लोगों को घर घर को पता था, जो लोग बिल्कुल गांव के इलाकों में रहते थे, जो लोग आज से पहले कभी छींकते वक्त जिन्होंने कभी रुमाल नहीं रखा नाक पे, वो लोग भी अब इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो डेफिनेटली हमारे कैंपेन्स में समझ आई है, हमने कैंपेन के ज़रिए घर घर तक वो बात पहुंचाई है। तो वही काम अब हमें करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं ना कि हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, केवल सरकार के स्तर पे रह के कुछ नहीं होगा, आम जनता को भी इसमें अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। और वो पॉसिबल तभी है जब जनता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जब जनता को अवेयर किया जाएगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। बिना अवेयरनेस के, देखो हमारे देश की जनता ना इतनी समझदार है और इतनी अच्छी है इंडिया की जनता कि
वो घंटों घंटों नोटबंदी के दौरान में लाइन में भी लगे रहे, सिर्फ इस विश्वास में कि हमारे देश का फ़ायदा होगा और कुछ अच्छा कदम शायद सरकार उठा रही है, ठीक है। इस विश्वास में वो कई कई घंटों हफ्तों तक लाइनों में भी लगे रहे पैसे निकालने के लिए और जमा कराने के लिए। तो अगर बात आएगी कि हमारी धरती की बात की, धरती माँ का सवाल है, तो डेफिनेटली वो लोग काम करेंगे, बट अवेयरनेस सही ढंग से, सही सोर्स से, सही मीडियम से उन तक पहुंचानी पड़ेगी। Independent scientific council must form the backbone of policy making and clear lines must be drawn around the limits of to development in region। बोल रहे हैं कि एक स्वच्छंद साइंटिफिक काउंसिल ज़रूर होना चाहिए जब भी पॉलिसी मेकिंग बनाई जाए, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में, मतलब कि उसके बेसिस में एक साइंटिफिक काउंसिल भी होना चाहिए और क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए और क्लियर लाइंस ड्रॉ की जानी चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट की लिमिट क्या है। कि अगर शिमला की पहाड़ियों में आप घर बना रहे हैं या होटल बना रहे हैं, तो आप उस होटल की बिल्डिंग 2 माले से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये क्लियर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। किसी ने अगर 4 माले की बिल्डिंग बनाई है तो उसके ऊपर एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए, चाहे उसके दोनों माले ऊपर वाले तोड़ो, क्योंकि बाद में लोगों की जान का नुकसान हो, बेटर है वो 2 माले तोड़ दिए जाए, ठीक है। क्लियर लिमिट सेट होनी चाहिए ऐसे इलाकों में। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सारी स्थिति की गंभीरता को, कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग भाग रहे हैं, रिफ्यूज ले रहे हैं ओपन स्पेसेस में, फियर कर रहे हैं कि उनके घर टूट जाएंगे। फिर उसके बाद में बोला गया कि डिज़ास्ट्रस सिचुएशन है, इनएविटेबल है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो स्थिति की गंभीरता को बता रहे हैं, ठीक है। तो पैसेज ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव नहीं है, इन्फॉर्मेटिव कुछ हद तक इन्फॉर्मेटिव है, बट ज़्यादा ये चिंताजनक है। सो अलार्मिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है गंभीरता बताई गई है स्थिति। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। अलार्मिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following titles best fits the passage? The hidden beauty of उत्तराखंड, तो ब्यूटी की बात नहीं करी है, क्राइसिस हम झेल रहे हैं उसकी बात करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वोज, अ क्राइसिस अनफोल्डिंग इन उत्तराखंड, करेक्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की गलतियों या खामियों की वजह से वहाँ पे उत्तराखंड में एक क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the most appropriate theme of the passage? The resilience of people in Uttarakhand। तो भाई लोग इतने भी resilient नहीं हैं कि इतनी स्थिति को वहाँ पे झेल पाए, लोग परेशान हो चुके हैं अब इस चीज़ से, ठीक है, और डर रहे हैं। The beauty and tourism in Uttarakhand, इसकी भी बात नहीं की है। The challenges and risks of infrastructure development in Uttarakhand, option C is correct। Which of the following statement is correct based on the passage? The Uttarakhand State Disaster Management Authority openly shared all information regarding the land subsidence phenomenon। बोल रहे हैं कि उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खुलेआम सारी बातें शेयर करी थी, सारी रिपोर्ट शेयर करी थी, तो गलत है, उन्होंने तो करी नहीं। कोर्ट को तभी तो बीच में हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी उनको। द तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द प्राइवेट कॉरपोरेशन, ये इनकरेक्ट है, उसको प्राइवेट कॉरपोरेशन नहीं बना रही है, ठीक है। कौन बना रहा है उसको? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बना रही है। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड रिबुक्ड द स्टेट अथॉरिटीज फॉर नॉट मेकिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक, बिल्कुल करेक्ट है, उनसे डांट लगी उनको, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements is not correct? पिछली वाली में करेक्ट था, इसमें नॉट करेक्ट है based on the passage। Ground water depletion and increased urbanization are considered as potential reasons for the land subsidence in जोशीमठ। बोल रहे हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है उसकी एंड इंक्रीज अर्बनाइजेशन, ये दोनों पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं लैंड सब्सिडेंस के जोशीमठ में, तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो बताया ना कि उन्होंने कि ये भी पॉसिबल कारण हो सकते हैं। द रिपोर्ट्स ऑन द लैंड सब्सिडेंस फिनोमिनन वर मेड पब्लिक इमीडिएटली आफ्टर दे वर प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which of the following words is a synonym for calamitous as used
इन द पैसेज। क्लैमिटस बोल रहे हैं, क्लैमिटस का सिनोनिम क्या है? ट्रिवियल। ट्रिवियल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, डिजास्ट्रस यानी कि बहुत ज़्यादा आपातकालीन। ठीक है, आपातकालीन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी डिजास्ट्रस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिनोनिम अगेन, किसका? फिशर्स का। फिशर्स का मतलब क्या होता है? क्रैक्स, दरारें। ठीक है, तो क्लोजर मतलब बंद किसी चीज को करना, क्रैक्स। ऑप्शन बी क्रैक्स इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप करना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? कमी होना, स्पीड में कमी होना। इंक्रीज भी बढ़ोतरी है, स्पीडिंग भी बढ़ोतरी है, एडवांसमेंट में बढ़ोतरी है। स्लोइंग मतलब कमी होना। ऑप्शन सी स्लोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पैराजंबल का क्वेश्चन है। अरेंज्ड है कुछ पार्ट, एक स्टेटमेंट का पार्ट्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं जंबल्ड फॉर्म में, इसको रीअरेंज करना। ठीक है, पर्टिकुलरली एजिटेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मूवमेंट। खास तौर पे ऐसी परेशानियां जो कि ट्रैफिक के मूवमेंट को रोक देती हैं। कैन नॉट बी सस्टेन्ड ऑन इमोशंस अलोन। इनको हम केवल इमोशंस के जरिए ही वापस से बरकरार नहीं कर सकते, मतलब व्यवस्थित नहीं कर सकते। प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट, बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहा है या हुए होंगे। ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर डेज टुगेदर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे और बहुत लंबे समय के लिए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि बड़े लंबे समय तक कुछ प्रोटेस्ट होने की वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट में रुकावट आती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट होगा प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट, पर्टिकुलरली एजिटेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मूवमेंट। फिर उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट किससे पे? ऑन लार्ज स्केल एंड फॉर डेज टुगेदर, कैन नॉट बी सस्टेन्ड ऑन इमोशंस अलोन। ठीक है, उनको हम केवल इमोशंस के जरिए ही सस्टेन नहीं कर सकते, हमें उसमें कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट फर्स्ट आएगा, उसके बाद में पर्टिकुलरली एजिटेशन सेकंड आएगा, ऑन अ लार्ज स्केल थर्ड आएगा और कैन नॉट बी सस्टेन्ड फोर्थ आएगा। प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर डेज टुगेदर, पर्टिकुलरली एजिटेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मूवमेंट, इनकरेक्ट है ये। पर्टिकुलरली एजिटेशंस इनकरेक्ट है। प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इनकरेक्ट है। प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली एजिटेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट traffic movement on a large scale and for days together cannot be sustained on emotions alone. Option D is correct. The promotion cuts both ways because though I'll make more money, I'll have to be away from my family more often. तो अब कोई जो फिल्म के प्रमोशंस या वो करते हैं ना, कोई भी चीज़ का प्रमोशन, उसकी बात की जा रही है कि वो दोनों तरफ से कट करेगा। कट्स बोथ वे यानी कि दो धारी तलवार है। मतलब कि अगर मैं देखो प्रमोशन में जाऊंगा तो मेरे को पता है कि मैं पैसा बनाऊंगा, लेकिन मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। कट्स बोथ वेज मतलब फायदे भी होना और नुकसान भी होना। होल्ड समथिंग टाइटली और केयरफुली, इनकरेक्ट है। बी एबल टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग, इनकरेक्ट है। टू पे अटेंशन टू अ सिचुएशन केयरफुली, इनकरेक्ट है। टू हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इंडियन नेवी पायनियर्ड इंडिजनाइजेशन डेकेड्स अगो, मतलब हिंदुस्तान की नेवी ने इंडिजनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण की शुरुआत दशकों पहले कर दी थी। ठीक है, द नेवी सेज नियरली 40 शिप्स एंड सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट इन इंडियन शिपयार्ड्स। नेवी के अनुसार लगभग 40 शिप्स और सबमरीन्स जो हैं वो इंडियन शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक गोवन पोर्ट, INS मुर्मुगांव undertook her first sea sortie on December 19 last year when Goa celebrated 60 years of liberation from Portuguese rule. बोल रहे हैं इसका नाम, एक कोई चीज़ है जिसका आगे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसका नाम जो है गोवा के हिस्टोरिकल पोर्ट है उसके ऊपर दिया गया है। और फिर क्या नाम है? INS मोर्मुगांव, इसका नाम है INS मोर्मुगांव। उसका नाम जो है, ये जो मोर्मुगांव नाम है ना, ये एक हिस्टोरिक गोवन पोर्ट के ऊपर दिया गया। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। अंडरटुक, उसने अपनी पहली
समुद्र की जो यात्रा है वो शुरुआत कब करी, पहली बार वो समुद्र हमारे नेवल शिप में, बेड़े में कब शामिल हुआ, 19 दिसंबर को लास्ट ईयर, पिछले साल गोवा में, जब गोवा ने अपने 60 साल कंप्लीट करे लिबरेशन फ्रॉम, क्योंकि गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का राज था, बाकी हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन गोवा में पोर्चुगीज का राज था और वो सबसे अंत में आज़ाद होने वाला इंडिया का स्टेट है, ठीक है। तो गोवा को 60 साल हो गए अपनी आज़ादी पाए हुए। तब जब उनने 60वीं वर्षगांठ मनाई, तब ये जहाज़ जो है हमारे, इसने अपनी पहली समुद्र यात्रा स्टार्ट करी। The commissioning of INS Mormugao is a reassuring step forward in the self-reliance program। अब बोल रहे हैं कि जब हमने INS Mormugao को अपने बेड़े में शामिल करा तो ये एक और हमारा आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम है कि हम स्वदेशीकरण करेंगे, हर चीज़ खुद के देश में बनाएंगे, मेक इन इंडिया कैंपेन, उसकी तरफ एक और कदम हमारा मजबूत हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। प्रोवाइडिंग अ बूस्ट टू कंट्रीज मैरीटाइम कैपेबिलिटी, और जिसकी वजह से हमारे देश की मरीन जो एक शक्ति है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। There has been a renewed focus in recent years on ramping up development of equipment and systems। तो अब recent कुछ सालों में फिर से एक नया फोकस किया जा रहा है कि हम तेज़ कर दें हिंदुस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स और सिस्टम के डेवलपमेंट्स जो हैं उनको और तेज़ करते। Designed by the in-house warship design bureau and constructed by Mazagon Dock Shipbuilders। बोल रहे हैं इसका डिज़ाइन भी हिंदुस्तान बेस्ड कंपनी द्वारा ही किया गया है, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, और कंस्ट्रक्टेड बाय मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने इसको बनाया है। ओवर 75% ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स आर इंडिजिनस। 75% कॉम्पोनेंट्स जो हैं इसके, यानी कि पुर्जे या पार्ट्स जो हैं वो स्वदेशी हैं, हिंदुस्तान में बनाए गए पार्ट्स ही लगाए गए हैं। सेकेंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास वॉरशिप, ये दूसरा है 4 विशाखापट्टनम के ग्रुप के वॉरशिप, यानी कि युद्धि जहाज बनाए गए हैं, जंगी जहाज बनाए गए हैं, उनमें से ये दूसरा है। द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज पैक्ड विद सेंसर्स। अब स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मतलब कि जो एक मिसाइल होती है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अटैक करने से पहले ही, हवा में ही। तो ये जो है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, पैक्ड विद सेंसर्स लगे हैं, रेडार एंड वेपन सिस्टम्स लगे हैं। इट्स एन ओकेजन टू सेवर, तो ये खुशी मनाने का, अच्छा जश्न मनाने का एक मौका है। अब देखो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, नंबर 1 वाला जो सेंटेंस है, उसमें हमें बताया गया कि हिंदुस्तान में नेवी के प्रोडक्ट्स की, शिप बिल्डिंग की स्वदेशीकरण की शुरुआत की गई इंडियन नेवी द्वारा, ठीक है। दशकों पहले से हो रहा है, दशकों पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। अभी रिसेंट टाइम में जब से मेक इन इंडिया कैंपेन चला है तो फिर क्या हो गया, ये देयर हैज़ बिन रिन्यूड फोकस। पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर दोबारा से फोकस किया जा रहा है, नए नज़रिए से फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसी का उदाहरण कहाँ से आता है, जब हमने INS मोरमुगांव को कमीशन करा अपने जंगी जहाज़ बेड़ों में, ठीक है। तो जिससे कि ये पता चल गया कि हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है फिर जहाँ पे INS मोरमुगांव के बारे में फर्दर डिटेल दी जाती है कि भाई 40 शिप बनाए जा रहे हैं और सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं इंडियन शिपयार्ड्स में, और ये जो मोरमुगांव है इसका हिस्टोरिकल नेम है गोवन पोर्ट के बेसिस पर, और ये दिसंबर 19 को हमारे युद्धपोत में शामिल हुआ था। ये युद्धपोत हमारे 19 दिसंबर को हमारे नेवल बेड़े में शामिल हुआ था जब गोवा ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी आज़ादी की। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो जाता है डी पॉइंट कि इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सब हिंदुस्तान में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, CBAD, CBAD, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नोशन ऑफ इमैनेंस circumscribes the Ishavaya Upanishad in all of its 18 verses। तो बोल रहे हैं कि ये जो धारणा है कि सर्वव्यापकता, इसकी जो धारणा है ये ईशावाया उपनिषद को उसके सभी 18 वर्सेस में, वर्सेस मतलब कि छंदों में क्लोज कर देती है, समाहित कर देती है, ठीक है। वो 18 छंदों में इस
पूरे ईशावास्य उपनिषद का जो नोशन है सर्वव्यापकता, उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो यानी कि ईशावास्य उपनिषद और उसके 18 वर्सेस की यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दिया, शुरुआत की गई कि उसमें कुछ अलग तरीके का नोशन है, अलग तरीके की धारणा है। जस्ट एज Spinoza postulated that God is not prior to or transcendent to creation but fully immanent within it। बोल रहे हैं जैसे कि स्पिनोजा ने ये धारणा बताई थी, उनका ये मानना था कि जो भगवान है, गॉड है, वो ना सृष्टि की रचना से पहले था, ना ही सृष्टि के ख़त्म होने के बाद है, बल्कि वो पूरी सृष्टि की रचना से लेके उसके अंत तक के बीच में ही समाहित है। ठीक है, ये उसका नोशन था। द ईशावास्य उपनिषद इज सीन टू एग्जाम्प्लीफाई द डिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो ईशावास्य उपनिषद है वो माना जाता है कि उदाहरण देता है या उदाहरणीकरण करता है या एग्जाम्पल देता है किस चीज़ का, डीफिकेशन का। डीफिकेशन मतलब भगवान बनाना, किस चीज़ को, अब दुनिया को भगवान बनाना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, धरती माता, पेड़ पौधों में भगवान होते हैं, जंगल में भगवान होते हैं, जानवरों में भगवान होते हैं, वही भगवान है। गौ माता, तो ईशावास्य उपनिषद जो है वो भी दुनिया को ही भगवान का दर्जा देता है कि यही सृष्टि जो है यही भगवान है। इन प्रपोजिंग द इनडिविजिबिलिटी ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म एंड डायनेमिक शक्ति, बोल रहे हैं वो क्या प्रपोज करता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा, उसको ब्रह्म बोला जाता है ना। एक तो भ्रम होता है जो हमारा डिल्यूजन होता है, उसको भ्रम बोलते हैं, वो वाला भ्रम नहीं, ये ब्रह्म वाला ब्रह्म है, जो ब्रह्मादेव वाला ब्रह्म। और जो शक्ति है वो कह रहे हैं वो सेपरेबल नहीं है, वो इनडिवाइजिबल है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। पोस्टुलेटिंग अ लाइफ अफर्मिंग थ्योरी ऑफ क्रिएशन, जो कि जीवन के रचना की, जीवन के क्रिएशन की थ्योरी है, उसको ये सत्य मानता है, पोस्टुलेट करता है। पोस्टुलेट मतलब कि बिना किसी प्रूफ के भी सत्य मानता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अद्वैतिक नोशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ इल्यूशन। और ये क्या है, ये विपरीत है, किसके विपरीत है? जो अद्वैतिक नोशन है, अद्वैतिक धारणा है कि दुनिया जो है वो एक फ्रेमवर्क है, इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन का एक फ्रेमवर्क है, यानी कि दुनिया जो है वो हमारा एक एक्टिंग पार्ट है, वो एक स्टेज है जहाँ पे हम, वो एक रंगमंच है जहाँ पे हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमारा असली घर भगवान के पास है। इससे विपरीत ये धारणा बताता है कि यही दुनिया है, यही भगवान का घर है, भगवान भी यही है, इसी सृष्टि में भगवान है, जो करना है वो यही करना है। जबकि होता है ना, कई हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं भगवान के कंसेप्ट में भी। एक तरफ हम बोलते हैं भगवान की मर्जी के खिलाफ कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया वही होगा, तो भगवान ने जो हमारा लिख दिया है जीवन, वही जीवन चलेगा। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि हमारे कर्म जो हैं वो हमारे पाथ लाइफ का डिसाइड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे सिचुएशन आ रही है कि एक दबका है, एक ग्रुप है, एक थिंकिंग है जो ये कहती है कि ये धरती सिर्फ एक रंगमंच है, यहाँ पे हम अपना अपना रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमारा असली घर भगवान के पास है, यहाँ पे कर्म करके हमने वहाँ जाना है, वहाँ पे हमें अवार्ड या फिर क्रिटिसिज्म सब कुछ वहाँ पे झेलना है। दूसरा ये ईशावास्य उपनिषद है, इसका ये मानना है कि यही धरती जो है यही भगवान का घर है, इससे पहले भगवान नहीं था, इससे बाद में भगवान नहीं होगा, जो भी है वो यही है, जो फैसला होना है, अच्छा बुरा कर्म हमारा सब यहीं पे हमारे सामने आएगा। ठीक है, ये ईशावास्य उपनिषद का कथन है। ठीक है, तो अब ये दो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग विचारधारा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नोशन तो हमें पता चल गया कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। कैसे है पी स्टेटमेंट फर्स्ट? क्योंकि यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद का हमने इंट्रोडक्शन किया है और ये बताया है कि उसमें 18 छंद हैं। ठीक है, और जो कि एक अलग कहानी बताते हैं जीवन की। ठीक है, इसके बारे में बात करी हमने। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके 18 वर्सेस जो कि लाइफ अफर्मिंग थ्योरी जो है क्रिएशन की, उसके विपरीत एक कुछ बात कहते हैं। ओके, उसको मानते हैं और कहते हैं कि भाई जो अद्वैतिक नोशन है वो सही नहीं है, ये उसके विपरीत है। तो एस पॉइंट हो जाएगा सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट हमारा होता है जहाँ पे बात की जाती है, जैसे कि स्पिनोजा ने गॉड के लिए बोला गया था कि वो धरती से पहले नहीं, धरती के बाद नहीं थे, यही धरती जो है भगवान है, यहीं पे भगवान मिलेंगे। वैसे ही ईशावास्य उपनिषद जो है वो भी भगवान को, धरती को भगवान बनाने को के उदाहरण देता है इन प्रपोजिंग, और ये कहता है कि भाई ब्रह्म और शक्ति अलग अलग नहीं, यानी तो हम ये कहते हैं ना कि सृष्टि जो है वो शक्ति है और रचना जो है भगवान ब्रह्म ने की थी। तो यहाँ पे उपनिषद, इस भाषा उपनिषद में ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो फिर आएगा क्यू पॉइंट जो उदाहरण देता है स्पिनोजा का। फिर आएगा आर पॉइंट, तो ये आ जाएगा PSQR। PSQR ऑप्शन ए इज करेक्ट। This century has seen the addition of another species। बोल रहे हैं इस सदी ने एक और स्पीशी का एडिशन देखा है, ब्लैक स्वॉन, जिसका नाम है ब्लैक स्वॉन, टू रिप्रेजेंट रेयर कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स दैट इनकल्फ ऑल फाइनेंशियल मार्केट। और ब्लैक स्वॉन नाम किसको दिया गया है? ऐसे घटनाक्रम को, ऐसे रेयर, बहुत ही मुश्किल से होने वाले ऐसे घटनाक्रम को जो कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट को अस्थिर कर दे, इनगल्फ कर दे, यानी कि निगल जाए। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक स्वॉन है ये एक तरीके से मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो सिंबल आता है किसका? बुल का। तो क्या वहाँ पे बुल जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, या बुल क्या कुछ लेना देना है उससे? नहीं ना, बट वो शेयर मार्केट को हम रिप्रेजेंट बुल से करते हैं। वैसे ही और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलता है, अलग अलग मेटाफर मिलता है। चांद का मेटाफर देते हैं खूबसूरती के लिए कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो चांद भी फीका है, तो वो मेटाफर दिया जाता है। तो वैसे ही अब एक ऐसा जो आज की स्थिति बनी हुई है ना कि फाइनेंशियल मार्केट सारी की सारी ढह जा रही हैं, उसको ब्लैक स्वॉन नाम दे दिया गया है। अमेरिकन जर्नलिस्ट स्कॉट पैटरसन टीजेस आउट द ऑब्सक्योर वर्ल्ड ऑफ ट्रेडर्स एंड हेज फंड्स हु प्रॉफिट फ्रॉम डूम्सडे सिनेरियोज। बोल रहे हैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है स्कॉट पैटरसन, जो कि मजाक उड़ाते हैं, टीज करते हैं किसको? जो ऑब्सक्योर यानी कि अनक्लियर जो दुनिया है, अनसेटल्ड दुनिया है किसकी? ट्रेडर्स की और हेज फंड कंपनीज की, जो कि खराब से खराब सिनेरियो से भी फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसा कि सच एज 2008 global financial crisis in chaos kings, how Wall Street traders make billions in the new age of crisis। जैसा कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमीज ठप पड़ गई थी, तो उस टाइम पे chaos kings हाउ वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स मेक बिलियंस इन द न्यू एज ऑफ क्राइसिस। शायद कोई मूवी हो सकती है, कोई सीरीज हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, उसमें भी मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉट एवरी वन लूजेज वेन ब्लैक स्वॉन लैंड्स। तो यहाँ पे ब्लैक स्वॉन का इंट्रोडक्शन किया गया, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि हर कोई हारता नहीं है जब ब्लैक स्वॉन आता है। तो यानी कि पी स्टेटमेंट के बाद में आर स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे आर पहले है, इनकरेक्ट है, आर पहले है, आर पहले है, पी पहले आर बाद में, हमारा आंसर डी मिल गया। Stock market trends have long been associated with animal metaphors, bulls and bears। ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेटाफर वाली टर्म हमने ऊपर यूज़ करी है ना ब्लैक स्वॉन की, उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में हम बड़े लंबे समय से जानवरों के मेटाफर्स यूज़ करते आए हैं, जैसे कि बुल का और बियर का। ठीक है, ये उदाहरण फिर आगे उन्होंने बताया कि आज की डेट में एक नया मेटाफर आ गया है, ब्लैक स्वॉन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि हर कोई जब ये ब्लैक स्वॉन आता है तब हारता नहीं है। फिर कैसे नहीं हारता? क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो खराब परिस्थिति से भी फ़ायदा उठाती हैं, जैसा कि अमेरिकन जर्नलिस्ट स्कॉट पैटरसन ने भी बताया है, और केओस किंग्स नाम की किसी सीरीज, मूवी या आर्टिकल में भी मेंशन्ड है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SPRQ। SPRQ ऑप्शन डी इज करेक्ट। Understandably, there's a lot of excitement about Tesla opening discussions with GOI for setting up a factory in the country with an annual capacity of 5 lakh electric vehicles। बोल रहे हैं समझ में आता है, जो भी एक्साइटमेंट है ना कि टेस्ला ने डिस्कशन स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कि वो यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बारे में जो एक्साइटमेंट है वो समझ में आता है, क्योंकि टेस्ला भाई
कंपनी ऐसा है, बेंटली अगर बोल दे कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे कारें बेचेंगे थोड़े कम दामों में, तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, राइट। हार्ले डेविडसन हर कोई ऑन नहीं कर सकता, एक लग्जरी है उसके साथ में जुड़ी हुई। अगर वो यहाँ पे अपना फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत एक तो गर्व की बात है, और उसके लिए जो एक्साइटमेंट होगा वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हार्ले डेविडसन नाम बनाया है इन कंपनीज ने अपना इतने टाइम में। तो टेस्ला ने जैसे ही बोला ना कि भाई हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में एक डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं कि हम इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करें, जिससे कि एनुअली इंडिया में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस किए जाएं एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस बैंड, काफ़ी कम जो इस प्राइस बैंड की जो कीमत है करोड़ों में होगी, ठीक है, तो उससे कम प्राइस में हम यहाँ पे बनाएं। बट एज वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स लुक टू डी रिस्क फ्रॉम बीजिंग, बोल रहे हैं, किंतु जैसे जैसे वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो वो बीजिंग को से अपना मैन्युफैक्चरिंग कम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो बीजिंग को वो इतना ज़्यादा पावर नहीं देना चाहते, वहाँ से रिस्क कम करना चाहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, तो उनके सामने इंडिया एक ऑप्शन के तौर पे सामने खड़ा है। न्यू दिल्ली शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इट्स वे, तो अब हमारी भारत सरकार के हाथ में है कि जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, उनकी तरफ आ रही है, उनको लपक के पकड़ ले बस। क्यों? क्योंकि अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो एक बैड नेम होगा कि भाई इंडिया तो एक अच्छा, उनको डील भी समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ है, और भी बहुत सारे देश खड़े हैं भाई लाइन में जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाना नहीं चाहते। नोट दैट टेस्ला हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन चाइना, ये बात नोट करने वाली है कि टेस्ला जो है उसका चाइना में बहुत बड़ा प्रेजेंस है। Should the project happen, it will change the profile of local EV manufacturing and exports from India। बोल रहे अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट चल पड़ा, तो हमारा जो लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, क्योंकि टेस्ला जाहिर सी बात है बाहर भी बेची जाएगी, हिंदुस्तान में प्रोड्यूस टेस्ला बाहर भी बेची जाएगी, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया पी स्टेटमेंट में, जहाँ पे बताया कि टेस्ला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में बात कर रही है हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्शन प्लांट खोलने के लिए। फिर उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे बात बताई गई कि इससे हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग चेंज होगा, एक्सपोर्ट चेंज होगा, ये बताया गया। फिर उसके बाद बोला गया कि ये बात नोट करने वाली है कि टेस्ला चाइना में उसका एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और क्योंकि, ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा, और क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज जो हैं बीजिंग से अपना रिस्क कम करना चाहती हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्शन को कम करना चाहती हैं, तो उनके लिए इंडिया एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। It would be an error of judgment to proclaim it as a vindication of safe practices being followed in drug manufacturing units and maintenance of standard। है कि अगर हम ये बात बोलते कि भाई यहाँ पे इस कंपनी में सारी चीज़ें जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, यानी कि जो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, सब चीज़ों को फॉलो करते हुए बनाया, और इसमें कोई भी जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सब मुक्त कर दिए जाते हैं, तो ये एरर होता जजमेंट का, यानी कि जजमेंट ये गलत होती, क्योंकि जिस भी कंपनी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने ढंग से नियम कायदे कानून फॉलो नहीं किए हैं, वो आरोप सही हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पे जजमेंट से रिलेटेड हुआ है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या बात हुई है, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं पता चल रहा। It's not a question of India's image as the pharma hub being tarnished। बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की इमेज की बात नहीं है कि यहाँ क्योंकि हम एक फार्मा हब हैं, हम कोविड-19 के दौरान में हमने अपना नाम एक मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड के नाम से बना लिया है, ठीक है, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से बना लिया है, तो अब हम फार्मा का गढ़ बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इमेज को ख़राब किया जा रहा है, ये हमारी इमेज की बात नहीं है, ठीक है। एनी मेडिसिन बीइंग अलाउड टू एंटर द मार्केट डिस्पाइट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
पूरे कोई भी मेडिसिन जो सही तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए नहीं बनाई गई है, अगर वो मार्केट में एंटर करती है तो वो इंसानियत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डलनी चाहिए थी और किस टेम्परेचर पे इसको इंड्यूस करने से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरीके की मेडिसिन अगर बनाई जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की जाएंगी तो कभी को किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, इंसानियत के अगेंस्ट में एक क्राइम है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी सामने आती है और उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की इमेज ख़राब की जा रही है, बिकॉज वाकई में ये बहुत रिस्की काम है। The clean chit to Sonipat-based Maiden Pharmaceuticals over the death of 66 children in the Gambia will come as a relief for India's flourishing pharma industry। बोल रहे हैं क्लीन चिट मिली। आपको पता है कुछ टाइम पहले एक गाम्बिया में हादसा हुआ था और एक दो जगह और हादसा हुआ था जहां की सरकारों ने WHO के साथ में कंप्लेन करी थी कि हिंदुस्तान में बनी हुई कफ मेडिसिन खाने की वजह से काफ़ी बच्चों की मौत हुई है। ठीक है, तो उन कंपनीज के ऊपर जांच की गई तो पाया ये गया कि भाई कुछ वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ को फेल किया गया है, कुछ वहाँ पे लापरवाहियाँ बरती गई हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स उसमें डाले गए जिनका उसमें यूज़ नहीं होना चाहिए था मेडिसिन में, तो वो उसमें डाले गए। बट अब जो फार्मा कंपनी एक है मेडन फार्मास्यूटिकल्स जो कि सोनीपत में स्थित है, उसको क्लीन चिट मिल गई है कि गाम्बिया में जो 66 बच्चों की मौत हुई उसमें इस कंपनी से बनी दवाइयों का कोई हाथ नहीं था, वो कुछ अलग वजह से हुई होगी मौत बच्चों की। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये एक बड़ी राहत भरी सांस मिली है हिंदुस्तान की, जो बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है, बढ़ रही है, विस्तार कर रही है फार्मा इंडस्ट्री, उसको एक राहत की सांस मिली। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि हमारी फार्मा एक इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्लीन चिट मिली है। ठीक है, अब कैसे है राहत की सांस हमारे लिए, तो आगे चल के देखते पहले। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड इंडियाज ड्रग रेगुलेटर्स वुड डू देमसेल्व्स एंड द कंट्री अ फेवर बाय व्यूइंग इट एज अ मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट। तो ये जब बात करी गई ना कि हिंदुस्तान की छवि की बात नहीं है, है ना, तो ये उससे रिलेटेड है कि बोल रहे हैं कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनी, हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर जो है और इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं वो अपने ऊपर भी और हमारे देश के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर वो इस मोमेंट को, ये जो हमें क्लीन चिट मिली है ना, इसको वो कैसे देखते हैं कि एक आत्म मंथन करने का एक नज़रिया, एक व्यू पॉइंट उसमें जनरेट करते हैं कि भाई चलो इस बार तो हमें क्लीन चिट मिल गई बट ऐसी चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें वो ऐसा ना कि चौड़ में आ जाए कि भाई हमें तो क्लीन चिट मिल गई, हमें तो पता ही था, ऐसे कुछ नहीं होता, इतनी थोड़ी बहुत कमियों से या थोड़ी बहुत रूल्स को ना फॉलो करने से कुछ नहीं होता, ऐसा घमंड ना आ जाए उनके ऊपर, बल्कि आत्म मंथन करें कि दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इस तरीके से छवि खराब ना हो। बोथ हैव बीन फाउंड वांटिंग बट बोथ नीड टू ड्रॉ अर्जेंट लेसन्स एंड टाइटन कंट्रोल्स। बोल रहे हैं दोनों ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडियाज ड्रग रेगुलेटर्स दोनों ही चाह रहे थे कि ये रिलीफ हमें मिले और अब दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इस गलती से सीखें और स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाएं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया, आर स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आएगा कि अगर ये जजमेंट ये कहता कि भाई इनमें कोई भी स्टैंडर्ड्स को उल्लंघन नहीं किया है, कोई भी रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है, तो हम मान सकते थे कि ये जजमेंट गलत होता। बट उस जजमेंट में ने शायद ये नहीं कहा, उस जजमेंट ने शायद ये कहा कि हाँ यहाँ पे रूल्स को उल्लंघन किया गया, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, बट स्टिल इस दवाई की वजह से डेथ नहीं हुई, शायद हो सकता है ये बोला गया हो। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, फिर बोला गया थर्ड स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे बात होगी कि हमें हमारे ड्रग रेगुलेटर को इस घटना से सीख लेने की ज़रूरत है और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, बजाय कि ये बोलने की हिंदुस्तान की छवि को ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह से बनी हुई मेडिसिन जो है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ठीक है, तो हमारा देखो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ आर से हो रहा है ए स्टेटमेंट स्टार्ट, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
The emphasis on millets led to 27% growth in their production. बोल रहे हैं जितना मिलेट्स के ऊपर जोर दिया गया उसकी वजह से इसकी ग्रोथ प्रोडक्शन में 27% का इजाफा हुआ है इन 2021-22 इन इंडिया 2021-22 के दौरान हिंदुस्तान में कंपेयर टू 16 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस द प्रीवियस ईयर, जो कि 2020-21 के दौरान में केवल 16 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस किया गया था. बीइंग द ग्रीनरी ऑफ मिलेट्स, अब क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मिलेट्स का गढ़ है, ठीक है, यहाँ उत्पादक है, मुख्य उत्पादक है, विद एन एस्टिमेटेड शेयर ऑफ अराउंड 41% इन ग्लोबल प्रोडक्शन. तो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 41% जो है वो हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है. इट इज़ बट नेचुरल दैट इंडिया शुड बी टेकिंग द लीड इन प्रमोटिंग वर्ल्ड वाइड द यूज़ ऑफ मिलेट्स इन 2023. बोल रहे हैं तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि इंडिया को ही लीड करना चाहिए कि वो दुनिया भर में मिलेट्स के उत्पादन, उसके यूज़ को प्रमोट करे दुनिया भर में 2023 में. क्यों? क्योंकि 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है. That has been declared the International Year of Millets by the United Nations General Assembly. ठीक है, क्योंकि इसको 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है और इंडिया ने ही इसमें इंटरवीन किया था, इंडिया ने ही इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी थी. With the aim of alleviating malnutrition and micronutrient deficiency among the poor, क्योंकि मुख्य मकसद क्या है इसका कि भाई माल न्यूट्रिशन की कमी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके गरीब लोगों के अंदर में से. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इट्स पोषण अभियान आफ्टर नोटिफाइंग दैम एज अ न्यूट्री सीरियल इन 2018. तो बोल रहे 2018 में सरकार ने इनको न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया था और इसके बाद में सरकार ने इनको अपने जो पोषण अभियान यानी कि मिड डे मील वाला जो कार्यक्रम है उसमें भी मिलेट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. In fact, after having harvested success in 2018, its National Year of Millets, it was India that proposed the International Year of Millets to the UN. बोल रहे हैं क्योंकि 2018 में हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली क्योंकि हमने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था, यानी कि हिंदुस्तान का मिलेट्स वाला साल डिक्लेयर किया था. तो इंडिया ने ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है यूनाइटेड नेशन को प्रमोट किया था कि भाई आप ये इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करो. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी हमारी जहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है जनरल असेंबली द्वारा. तो अब हिंदुस्तान का दारोमदार बनता है क्योंकि वो 41% ग्लोबल प्रोडक्शन मिलेट्स की करता है, तो इसलिए उसका दारोमदार बनता है कि वो दुनिया भर में मिलेट्स को प्रमोट करे. ठीक है, और हिंदुस्तान ने क्यों किया? क्योंकि हमने 2018 में इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया और हमने ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करने के लिए यूएन को प्रपोज किया था. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाता है आर पॉइंट जो बोल रहा है क्यों किया था, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम माल न्यूट्रिशन को और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को गरीब जनता से हटाएं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फाइनल पॉइंट हमारा हो जाता है पी पॉइंट की ज़्यादा एम्फेसिस देने की वजह से 27% ग्रोथ आई है हमारे प्रोडक्शन में 2021-22 के दौरान में. ठीक है, सो अरेंजमेंट बन रहा है QSRP, QSRP. ऑप्शन सी इज करेक्ट. An Israeli raid in Jenin with combat helicopters that killed 7 Palestinians. बोल रहे हैं इसराइल द्वारा एक रेड की गई, एयर स्ट्राइक की गई. कहाँ पे? जेनिन में. विद कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के द्वारा दैट किल्ड, जिनमें 7 पैलेस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई. अ गन अटैक बाय 2 पैलेस्टीनियंस एट एन इजरायली सेटलमेंट इन एली दैट किल्ड 4. फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक गन अटैक किया गया 2 पैलेस्टीनियन नागरिकों द्वारा इसराइल की एक सेटलमेंट में. कहाँ पे? एली एक जगह का नाम है वहाँ पे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. एंड अ डैश ऑफ एन अरब विलेज बाय इजरायली सेटलर्स इन विच 1 पैलेस्टीनियन वॉज किल्ड. और फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक अरब गांव को शायद तहस नहस कर दिया गया, तबाह कर दिया गया इजरायली सेटलर्स द्वारा.
कहाँ पे, जिसमें एक पैलेस्टीनियन नागरिक की फिर से मौत हो गई एंड सेवरल अदर इंजर्ड, और काफ़ी और लोग थे जो इंजर्ड हुए. द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक विटनेस्ड अ शार्प डैश इन वायलेंस दिस वीक दैट इज़ रेमिनिसेंट. बोल रहे हैं तो जो वेस्ट बैंक है, जो कि कब्जा किया गया वेस्ट बैंक है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ वायलेंस दिखाई दिया गया इस हफ्ते, जो कि रेमिनिसेंट याद दिलाता है डैश द वेव्स ऑफ अटैक, याद दिलाता है किसी चीज़ की, द वेव्स ऑफ अटैक एंड काउंटर अटैक ड्यूरिंग द सेकेंड इंतिफादा. दूसरा इंतिफादा का चीज़ हुई थी, घटना हुई थी. इंतिफादा क्या है कि जब पैलेस्टीनियन जगहों पे इजरायली जो विद्रोही हैं उन्होंने आक्रमण किया था, उसकी याद दिलाता है. ठीक है, ये वो कह रहे हैं. एज इज़राइल टाइटन्स इट्स ग्रिप ओवर द वेस्ट बैंक वेयर ज्यूइश सेटलमेंट्स हैव ग्रेजुअली डैश. बोल रहे हैं जैसे जैसे इज़राइल अपनी पकड़ वेस्ट बैंक के ऊपर और मजबूत कर रहा है, जहाँ पे ज्यूइश लोग जो हैं उनका वासन जो है वो तेज़ी से बढ़ा है. लोकल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप सच एज जेनिन ब्रिगेड हैव इमर्ज्ड. तो लोकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्रोही ग्रुप जो है वहाँ पे उत्पन्न हो गए हैं, जैसे कि जेनिन ब्रिगेड. कैरिंग आउट अटैक्स ऑन इजरायली सोल्जर्स, जो कि इजरायली सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं. एंड सेटलर्स यूजिंग होम मेड वेपन्स एंड लो टेक बॉम्ब्स, और उन सेटलर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो वहाँ पे बसे हुए हैं. तो कैसे, घरेलू उत्पादित वेपन्स से. ठीक है, होता है ना कट्टा, जो यूपी बिहार का कट्टा होता है, वैसा कुछ वहाँ पे भी उत्पादन किया जा रहा होगा. और लो टेक यानी कि कम टेक्नोलॉजी वाले बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके वो इजरायली सोल्जर्स और सेटलर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो है 4 पैलेस्टीनियन मारे गए बाय 2 पैलेस्टीनियंस एट एन इजरायली सेटलमेंट इन एली दैट किल्ड 4 एंड अ डैश अ लिंकेज मतलब दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना, लिंक करना. रैम्पेज मतलब तहस नहस करना, हिंसात्मक तरीके से तोड़फोड़ करना. एग्रेवेट मतलब स्थिति बदतर हो जाना. और एम्ब्रेस मतलब समर्थन करना, स्वीकार करना. तो यहाँ पे रैम्पेज की बात करी जा रही है, तोड़फोड़ की बात करी जा रही है, तबाह करने की बात करी जा रही है. सो ऑप्शन बी, रैम्पेज ऑफ एन अरब विलेज बाय इजरायली सेटलर्स इज करेक्ट. Rampage of Arab village by Israeli settlers in which one Palestinian was killed and several others injured. The occupied West Bank witnessed a sharp rise देखने को मिला होगा वायलेंस में. escalation मतलब rise, इंटेंसिफिकेशन. इम्प्लीकेशन मतलब होता है किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना. रेमिफिकेशन इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस. और फ्लक्चुएशन मतलब कि इरेगुलर कोई चीज़ होना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए एस्केलेशन इज करेक्ट. एस्केलेशन इन वायलेंस दिस वीक दैट इज रेमिनिसेंट ऑफ, याद दिलाता है, तो रेमिनिसेंट ऑफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट. As Israel tightens its grip over the West Bank where Jewish settlements have gradually mushroomed. मशरूम का मतलब होता है बढ़ रही है, उत्पन्न हो रही. मशरूम होता है ना, आप उसको उगाते थोड़ी, अपने आप ही एक्सपैंड हो जाते हैं, तेजी से बढ़ते रहते हैं. तो यहाँ पे मशरूम्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस सेशन की ऑडियो और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.